गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ओनो स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत पर लगातार 2 तुर्क आक्रमण हुए थे, जिसमें कल की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उस क्लास में मैंने आपको बताया कि पहला जो तुर्क आक्रमण था वो महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर किया गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरा तुर्क आक्रमण भारत पर हुआ ये मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में भारत पर किया गया था। यहाँ पर हम 2 तुर्क आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चर्चा करेंगे कि मोहम्मद गौरी का जो समय था वो 1175 से लेकर 1206 तक माना जाता है। 1175 में मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला आक्रमण किया गया और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ये एक इसका समय रहा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि महमूद गजनवी जब भारत आया तो भारत आने के महमूद गजनवी के 2 उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना था। और उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का वो उद्देश्य ये था कि भारत में आकर भारत की अथाह संपत्ति को लूटना और लूटकर उसे गजनी ले जाना, ये उसका दूसरा उद्देश्य था। पिछली क्लास में हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया कि महमूद गजनवी जब भारत में आता है तो भारत आके वो चला जाता है, लेकिन वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता। जिस उद्देश्य से आता है उस उद्देश्य को प्राप्त करके चला तो जाता है, लेकिन वो कभी भी भारत में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाया। जब वो सत्ता को स्थापित नहीं कर पाया तो उसके बाद एक और सफल तुर्क आक्रमण होता है और यह आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर किया जाता है। और अंततः मोहम्मद गौरी ही वो सफल आक्रमणकारी हुआ जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की गई। और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का अगर श्रेय जाता है किसी को तो वह सिर्फ मोहम्मद गौरी को जाता है, और मोहम्मद गौरी के द्वारा ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की। चलिए देखते हैं कि आखिरकार मोहम्मद गौरी के द्वारा किन किन प्रयासों को करके भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, इस बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत पर तुर्क आक्रमण पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने महमूद गजनवी पढ़ा और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गौरी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी तक भारत में एक दौर चल रहा था। ये विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता बराबर भारत पर आक्रमण कर रहे थे। इसी समय को हम लोगों के द्वारा कहा गया संघर्ष का दौर, क्योंकि ये लोग जब भारत में आए, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया कि सबसे पहले अगर कोई आया तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और जब हमने मोहम्मद बिन कासिम को देखा तो यह आक्रमण करने में, धन लूटने में और कुछ कर लगाने में सफल तो रहा, लेकिन यह व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल नहीं रहा। अंततः मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया। इसके कुछ समय बाद ही एक व्यक्ति और आता है जिसको कहा गया महमूद गजनवी। हमने कल की क्लास में यह पढ़ा कि महमूद गजनवी जब भारत में आता है तो भारत आके यह भी अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता और ये व्यक्ति भारत को लूटकर
भारत के अथाह संपत्ति को लूटकर यह वापस चला जाता है और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो यह व्यक्ति होता है कौन? मोहम्मद गौरी। और यही व्यक्ति भारत में आया है और भारत में आकर अपनी सत्ता की स्थापना करेगा, यही अपनी सत्ता की स्थापना करेगा और आगे मुस्लिम सत्ता को बढ़ाएगा। इस पूरे समय को मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी तक के पूरे समय को हमने एक टाइटल दिया है, एक नाम दिया है और इसी टाइटल को कहा गया है संघर्ष का दौर। इसी टाइटल को कहा गया है संघर्ष का दौर। यानी ये समय कितना रहा होगा? ये समय रहा होगा यहाँ पर 712 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो समय था ये था संघर्ष का दौर। यानी 712 से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो समय था ये था संघर्ष का दौर। विदेशी आक्रांता, विदेशी शक्तियां बराबर भारत पर आक्रमण करती रहीं और अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अंततः अपनी सत्ता स्थापित करने का जो श्रेय है, जिसको सफलता मिली, वह मोहम्मद गौरी को मिली। मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की भारत में आकर। चलिए चर्चा करते हैं आज मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करते हैं उससे पहले हम कुछ स्थिति देखेंगे कि जिस समय गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में सामाजिक स्थिति क्या थी, भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी, भारत में अन्य स्थितियां क्या थीं, कैसी सिचुएशन थी भारत में। इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक बार बार एक प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ पर इतने वीर योद्धा, वीर राजा हुए, उनके द्वारा क्या इन आक्रमणकारियों को रोका नहीं गया? क्या उन योद्धाओं ने मोहम्मद गौरी, गजनबी और कासिम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की? तो आखिरकार इतने बलवान योद्धा, इतने निपुण योद्धा, वीर योद्धाओं के बीच में कैसे ये आक्रमणकारी भारत में आए और कैसे इन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की? तो अगर हम इस टॉपिक को देखेंगे तो इससे पहले हम करेंगे चर्चा भारत की स्थिति के बारे में कि जिस समय पर गौरी भारत में आया उस समय पर भारत की स्थिति क्या थी। जिस समय गौरी भारत में आता है उस समय पर जो भारत की स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। यानी कि कहा जाए कि जिस समय इसका भारत पर आक्रमण हुआ, यानी कि पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में गौरी का होता है। 1175 ईस्वी में गौरी का पहला आक्रमण होता है, यानी पहला आक्रमण होता है और यह अपना पहला आक्रमण उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किया गया था। वही रणनीति अपनाता है, उसी रणनीति के अनुसार ये भारत पर आक्रमण करता है और 1175 ईस्वी में जिसका पहला आक्रमण होता है इसी पेशावर वाले एरिया में होता है। मुल्तान, पेशावर और सिंध वाले एरिया में यह आक्रमण करता है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करके यह पुनः वापस चला जाता है। लेकिन जब गौरी भारत आया और 1175 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया तो देखेंगे कि इस समय पर भारत की स्थिति क्या थी। तो यहां पर सबसे पहले हम इसकी एक स्थिति देखेंगे तो सबसे पहले राजनैतिक स्थिति देखेंगे। कैसी देखेंगे? राजनैतिक स्थिति देखेंगे कि इस समय पर राजनैतिक स्थिति क्या थी भारत की। तो राजनीतिक स्थिति में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा हमें कि भारत जो था, भारत में केंद्रीय सत्ता, भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। केंद्रीय सत्ता का अभाव था, यानी भारत में कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सारे राज्य आपस में बटे हुए थे, सारे राजा आपस में
युद्ध करते रहते थे और अपनी शक्ति को बेस्ट करते रहते थे। एक दूसरे के साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। इन राजाओं का आपस में जब झगड़ा चलता था तो ये अपनी शक्ति आपस में झगड़ा करते करते खोते थे, और अंततः जब किसी आक्रमणकारी का आक्रमण भारत पर होता तो किसी विशेष राज्य पर उस आक्रमणकारी को आक्रमण करने के लिए निमंत्रित करते थे, आमंत्रित करते थे। तो कहने का मतलब है कि यहां पर एकता का अभाव देखने के लिए मिला। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो केंद्रीय सत्ता का जब अभाव हमें देखने के लिए मिला, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे गुजरात की, तो यहां पर गुजरात में अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में एक वंश था जिसको कहा गया चालुक्य वंश। गुजरात में उस समय पर एक वंश चल रहा था, इस वंश का नाम था चालुक्य वंश। और इसी वंश का जो राजा था, इस वंश का जो राजा था इसका नाम था मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड या मूलराज द्वितीय। इसी मूलराज द्वितीय का एक भाई था जिसका नाम था भीम सेकंड। कहीं कहीं भीम फर्स्ट भी देखने के लिए मिलता है, तो भीम फर्स्ट या भीम सेकंड ज़्यादातर एनसीईआरटी में भीम सेकंड ही दिखाई दिया है, और कहीं कहीं कोई किताब बताती है कि यहाँ का राजा भीम सेकंड था, न कि मूलराज द्वितीय। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड पर अगर बात की जाए तो यहाँ का राजा था मूलराज सेकंड और इसका भाई था भीम सेकंड। अगर गुजरात की बात हम यहाँ पर करते हैं तो गुजरात में ये भीम सेकंड ही यहाँ का कौन था, इसका भाई था मूलराज सेकंड का। गुजरात को छोड़कर थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं तो आगे की स्थिति अगर हम देखेंगे तो आगे अजमेर की बात करेंगे। अजमेर, इस समय अजमेर में एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान यहां पर राज कर रहा था, और इसका जो वंश था यह था चौहान वंश का, यह चौहान वंश का था। यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में ही बात करेंगे। अगर इससे आगे हम चलते हैं तो इससे आगे देखेंगे कि यहां पर एक शासक और शासन कर रहा था। यहां पर बात करेंगे हम कन्नौज की, यहां पर बात करेंगे हम कन्नौज। यहां पर हम कन्नौज की बात करेंगे। यहां पर कन्नौज का राजा था जयचंद। कन्नौज का राजा जयचंद था और इसका वंश था गहड़वाल वंश का था। गहड़वाल वंश, यह गहड़वाल वंश का था। यह था गहड़वाल वंश का राजा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, अगर हम दिल्ली, एक बार दिल्ली और देख लेते हैं। यहां पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली है, यहां पर दिल्ली में यहां पर अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में यहां पर एक व्यक्ति, देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। दिल्ली में राज कर रहा था उस समय पर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। हालांकि इस समय की अगर हम बात करें, अजमेर में भी पृथ्वीराज चौहान की ही रियासत थी और अजमेर में भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही शासन किया जा रहा था। तो दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। अब इन राजाओं की अगर हम बात करें तो इन राजाओं में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ अगर राजा की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
क्योंकि ये एक योद्धा होने के साथ साथ एक युद्ध नीति में, युद्ध कला में भी निपुण था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया, लेकिन यहां पर एकता का अभाव देखने के लिए मिला। यहां पर अगर हम देखें तो एकता का अभाव देखने के लिए मिला। और एकता का अभाव क्या है कि यहां पर अगर हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में सोमेश्वर चौहान की हम बात कर रहे थे, तो सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी थी भीम सेकंड ने। भीम सेकंड ने सोमेश्वर चौहान की क्या कर दी? हत्या कर दी। यहां पर मूलराज सेकंड, भीम सेकंड, तो यहां पर बात कर किया थे एक युद्ध में सोमेश्वर चौहान की हत्या कर देता है कौन? भीम सेकंड। जब भीम सेकंड सोमेश्वर चौहान की हत्या कर देता है, तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उसका विरोधी होगा या फिर इसका अपना हितैषी होगा? हितैषी तो नहीं होगा, क्योंकि कौन होगा? इसका विरोधी होगा। अब जब भीम सेकंड सोमेश्वर चौहान की हत्या कर देता है, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान होता है बार बार यहीं पर गुजरात को जीतने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम बात करें कन्नौज की, तो जयचंद जो है, जयचंद अपना दुश्मन पृथ्वीराज चौहान को मानता था, क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगता का अपहरण बलपूर्वक किया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहां जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट देने की कोशिश करता था। तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव था, कोई राजा दूसरे राजा से खुश नहीं था और एक दूसरे को डिफीट देने की बार बार कोशिश की जाती थी। इसी वजह से अगर देखा जाए तो यह आक्रमणकारी भारत में आए और एकता के अभाव के कारण ही यह भारत में आके सफल हुए। जो विद्यार्थियों के मन में एक विचार आता है कि आखिरकार यह भारत में आके सफल क्यों हुए, तो इसका दूसरा रीजन और है एक। इसका दूसरा रीजन ये है कि हमारे भारत के जो राजा होते थे, इनके पास में जो सेना होती थी वो सेना निपुण नहीं होती थी, यानी कि युद्ध कला में सेना निपुण नहीं होती थी। लेकिन जब ये आक्रमणकारी भारत में आते थे तो इनकी सेना युद्ध कला में बड़ी ही निपुण होती थी। दूसरा रीजन इसका ये है कि जब ये आक्रमणकारी भारत में आते थे तो अपने साथ में ऐसे हथियार लेकर आते थे जिनको चलाना एक आसान हो जाए, आसानी से चलाए जा सकें। लेकिन हमारे यहाँ के जो राजा थे, जब वो हथियारों का प्रयोग करते थे तो हमारे यहाँ के हथियार जो होते थे बड़े ही भारी हथियार होते थे। जैसे तलवार जो होती थी, तो किसी की तलवार 10 किलो से या 8 किलो से 5 किलो से कम नहीं होती थी। लेकिन जब ये आते थे तो इनकी तलवार बड़ी ही हल्की होती थी, जो कि बड़े आसानी से घुमाई जा सके। इनके जो भाले होते थे वो भी हल्के होते थे। यानी कहने का मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो हथियार थे इन आक्रमणकारियों के अच्छे होते थे, और हमारे यहाँ के जो हथियार होते थे ये अच्छे तो होते थे लेकिन ये आसानी से नहीं चलाए जा सकते थे। दूसरा, अगर एक कारण और देखें इनके सफल होने का, कि जब भी ये भारत पर आक्रमण किया, इन तीनों ने ये आक्रमण किया, तो किसी ने भी हाथी और एक विशाल किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। ये कभी भी आए ये घोड़ों पर लड़ते थे। इनके जो घोड़े होते थे वो बड़े ही अलग टाइप के होते थे, अच्छी किस्म के होते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ के राजा युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो हमारे यहाँ के राजा कभी भी घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये हमेशा हाथियों का इस्तेमाल करते थे। हाथियों पर बैठकर ये युद्ध किया करते थे। तो जब तक हाथी अपने एंगल पे घूमेगा तब तक घोड़ा कम से कम 4 बार चक्कर लगा जाएगा। ये भी इसका एक कारण रहा। तो यहाँ पर हमने इसकी केंद्रीय सत्ता का अभाव देखा और देखा कि इसकी राजनीतिक स्थिति जो थी ये बड़ी ही अलग थी। अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी धार्मिक स्थिति की, तो धार्मिक स्थिति में हम चर्चा करें इसकी धार्मिक स्थिति की चर्चा करते हैं, तो भारत में जो धार्मिक स्थिति थी उसमें मान्यता ये थी कि जो पुजारी वर्ग है, यानी यहाँ की अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें, धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थिति में हम देखेंगे
कि यहाँ पर स्थिति, धार्मिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर आडंबर और पाखंड इनका बोलबाला था। यानी कि यहाँ के जो पुजारी वर्ग थे वो धर्म के नाम पर लूट करना और धर्म के नाम पर एक आडंबर पैदा करना इनकी एक सोच बन गई थी। धर्म के नाम पर ये लूटते थे, धर्म के नाम पर ये आडंबर करते थे, पाखंड करते थे। तो यहाँ पर भी हमारा जो समाज था, जो हमारे लोग थे, वो भी निरंतर नीचे ही चले जा रहे थे, डाउन जा रहे थे। समाज में कुरीतियों का अभाव, कुरीतियाँ व्यापक रूप में स्थापित हो गई थी। अगर हम यहाँ की बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, इस समय की सामाजिक स्थिति की बात करें, अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जाति प्रथा बड़े अच्छे लेवल पर चल रही थी। यहाँ पर देखा जाए तो जाति प्रथा बड़े अच्छे लेवल पर चल रही थी। जैसा कि महमूद गजनवी के समय पर देखा था कि समाज का सबसे निम्नतम जो जाति थी वो अंत्यज हो गई थी। क्या हो गई थी? अंत्यज। यानी कि यहाँ पर धोबी, नाई, कुम्हार, ये सारी जो जातियाँ थीं ये निम्न वर्ग में आ गई थीं। और सबसे निचली जितनी भी अगर देखी जाए जाति तो कौन सी थी? अंत्यज जाति थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा था और जातिवाद इतने व्यापक रूप से फैल गया था कि यहाँ पर दिन ब दिन नई नई समस्याएं क्रिएट हो रही थीं, पैदा हो रही थीं। महिलाओं की स्थिति जो थी वो बड़ी ही दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर महिलाएं बड़ी ही परेशान रहीं इस समय। इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। यानी कि इनको कभी भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में बाहर जाने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर एक कर्पूर मंजरी नाम की किताब में एक जिक्र मिलता है और उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाएं सिर्फ भोग विलास के लिए ही प्रयोग में लाई जाती थी। यानी उनकी कोई भी वैल्यू समाज में नहीं थी। तो ऐसी स्थिति जब यहाँ पर पैदा होती है तो देखने के लिए मिलता है कि आखिरकार जब ऐसी स्थिति अपने ही देश में क्रिएट होगी तो ये आक्रमणकारी तो ऑटोमेटिक ही सफल होंगे, अपने आप ही स्वतः ही सफल होंगे। अगर इतना समझ में आया है तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण की। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भाई, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ आप अपने नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह क्लास आपके लिए बड़ी ही लाभदायक होगी, बहुत ही यूजफुल होगी। आने वाले एग्जाम में आपके लिए यह क्लास बड़ी ही यूजफुल होने वाली है। तो आप हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठें जब क्लास देखें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। बात करते हैं गौरी के आक्रमण की। गौरी के आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं गौरी के महत्वपूर्ण आक्रमण। गौरी के महत्वपूर्ण आक्रमण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गौरी का सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में गौरी का पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। भारत के सीमावर्ती
सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। अब यहां पर देखा जाए कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर यह आक्रमण होता है, तो यहां देखा जाएगा कि जब ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करता है तो उसी प्रकार से जैसे कि गजनवी भारत को लूट कर गया, उसी प्रकार से यह भी भारत को लूटकर वापस गौड़ चला गया। और जब ये भारत में आया था तो यह गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का पीछा करता हुआ आया था, क्योंकि गौरी के भाइयों के द्वारा गजनी पर भी अधिकार कर लिया गया था। और जैसे ही गजनी पर अधिकार होता है तो गौरी गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का पीछा करता हुआ भारत आता है और खुसरो मलिक आकर पंजाब में अपना शासन स्थापित कर लेता है और उसी का पीछा करते हुए गौरी वापस आता है। यहां पर देखा जाए कि 1175 में जब ये सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, इसके बाद गौरी का दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गौरी का दूसरा आक्रमण होता है। गौरी का दूसरा आक्रमण होता है गुजरात पर। गुजरात पर होता है। यहां की स्थिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। जब गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया तो इस समय पर मैंने आपको बताया था कि इस समय पर गुजरात का शासक था मूलराज सेकंड। और जिस समय पर 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, क्योंकि यह गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात को जीतकर यह कन्नौज जाना चाहता था, क्योंकि उस समय पर सबसे बड़ी रियासत और सबसे बड़ा पैसे वाला एरिया था वो कन्नौज ही था। और इस समय पर गहड़वाल वंश का शासन था कन्नौज पर और जयचंद यहां का राजा था। ये कन्नौज पर शासन करना चाह रहा था, लेकिन कन्नौज पर आने के लिए इसने सबसे पहले गुजरात से होकर रास्ता चुना। और जब ये गुजरात पर इसने शासन किया, आक्रमण किया, तो इस समय पर यहाँ का जो शासक था, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ का जो शासक था वो कौन था? वो था मूलराज सेकंड। अब वर्तमान में, प्रेजेंट में, यानी कि इस समय यहां अगर देखा जाए, मूलराज सेकंड जो था इस समय शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। मूलराज सेकंड इस समय शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। इस समय यह गुजरात नहीं था। और जब यह शिकार खेलने के लिए गया, इसकी अनुपस्थिति में ही गौरी का आक्रमण हुआ। कहा जाता है कि यहां पर मूलराज सेकंड का भाई भीम सेकंड और मूलराज की मां नायिका देवी, यानी कि मूलराज सेकंड यहां पर नहीं था, लेकिन था कौन? भीम सेकंड और नायिका देवी। भीम सेकंड और नायिका देवी के द्वारा बड़ी वीरता पूर्वक गौरी का सामना किया गया और नायिका देवी ने यह आक्रमण, यानी कि 3 से 4 दिन चला था, और नायिका देवी के द्वारा यहीं पर एक पर्वत पड़ता है, आबू पर्वत एक स्थान पड़ता है, यहां पर आबू पर्वत के पास में एक जगह पड़ती है कायंद्रा। आबू पर्वत के पास कायंद्रा नामक स्थान पर आबू पर्वत के पास कायंद्रा नामक स्थान पर गौरी को क्या कर दिया? गौरी को पराजित कर दिया। गौरी को पराजित कर दिया। जब गौरी को पराजित किया तो यह
गौरी की पहली हार थी, मगर थी कहां? भारत में। यानी गौरी को इस युद्ध में पराजित कर दिया और यह गौरी की कैसी हार हुई? यह गौरी की पहली हार हुई। इसके बाद जब गौरी वापस गौर चला गया, अपने राज्य में चला गया, लेकिन कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि गौरी एक बेचैनी की अवस्था में रहा और बार बार इसको अपनी हार याद आती रही और गौरी ने पुनः आक्रमण किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अंततः अगर हम महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में बात करते हैं तो इसका एक अलग जो अगला आक्रमण होता है वह होता है इसका 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में इसका अगला आक्रमण होता है और यह कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यानी तराइन का फर्स्ट युद्ध कहा जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यह युद्ध गौरी ने अब की बार जब किया तो यह पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध था। यानी चुना तो फिर भी कन्नौज, लेकिन कुछ कारणवश इसने एक स्थान चुना और वो था दिल्ली, और यह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया और तराइन नामक स्थान पर, जो कि भटिंडा के नजदीक पड़ता है, तराइन नामक स्थान पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पक्ष से दो व्यक्ति युद्ध करते हैं। एक का नाम होता है गोविंद राय और दूसरे का होता है खांडे राय। गोविंद राय और खांडे राय, कहा जाता है कि इस युद्ध में गोविंद राय के द्वारा एक भाला फेंका जाता है और वह भाला लगता है गौरी के घोड़े के जाकर, और इस युद्ध में जैसे ही घोड़ा गिरता है तो गौरी की सेना जो होती है वो एक व्याकुल की स्थिति में हो जाती है और वो भागने लगती है। जान बचाकर गौरी इस युद्ध से निकल जाता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इसके बाद यही गौरी पुनः भारत पर आक्रमण करता है और उसी क्षेत्र को चुनता है जिस क्षेत्र में यह हारा था। पुनः 1192 में यह दोबारा से आक्रमण करता है, यानी 1192 में यह दोबारा से आक्रमण करता है और इसी को कहा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी को कहा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध में अब की बार गौरी अपनी सेना का गठन करता है और ऐसी विशाल सेना का गठन करता है जिसमें एक से बड़ा एक लड़ैया वीर योद्धाओं को इस सेना में शामिल करता है। और अब की बार यह अपने साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जैसे सैनिकों को लेकर आता है, जो कि गौरी के विश्वास पात्र थे और युद्ध क्षेत्र में इनको महारत हासिल थी। अब की बार जब गौरी आता है तो अपने साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जैसे सैनिकों को लेकर आता है, लेकिन कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान को यही आशा थी कि इस युद्ध को भी हम ही जीतेंगे। और पृथ्वीराज चौहान के साथ में दोबारा से गोविंद राय और खांडे राय यह दोबारा से युद्ध करने के लिए आते हैं, मगर इस बार बाजी पलट जाती है और युद्ध करते समय
पृथ्वीराज चौहान के तीर लग जाता है और कहा जाता है कि गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसे वापस गौर प्रदेश या गजनी प्रदेश उसे ले जाया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान को गौरी इसी युद्ध में अपने साथ ले गया और अपने साथ ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को अंधा बनाकर उसे जेल में डाल दिया गया, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। लेकिन इस युद्ध में गोविंद राय और खांडे राय भी इस युद्ध में मारे गए। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गोविंद राय की हत्या कर दी गई और बख्तियार खिलजी के द्वारा खांडे राय की हत्या कर दी गई। इन दोनों की हत्या कर दी गई और दोनों ही मारे गए। लेकिन इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। वो विवाद ये होता है कि पृथ्वीराज रासो के द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं। पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेकर गया तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी। चंद्रवरदाई इस बात को बताता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से देखा गया है और इतिहासकारों के द्वारा इस बात पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया, इस बात को सही नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि नहीं, गौरी की हत्या 1206 में वापस जाते समय हुई थी। इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो यहां पर हमने पहले देखा कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पक्ष से गोविंद राय और खांडे राय यह भाग लेते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया कि बताइए भारत में पृथ्वीराज चौहान की दूसरी हार कब हुई थी। तो आप बताएंगे कि 1191 में तराइन के युद्ध के दौरान, तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान इसकी दूसरी हार हुई थी। और पहली कहाँ हुई थी? गुजरात में 1178 में। पहली 1178 में हुई, दूसरी 1191 में हुई। इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया है। यहां पर हम तराइन के द्वितीय युद्ध को देखेंगे तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि बताइए गौरी के द्वारा मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखना, जब प्रश्न बने आपको आंसर लगाना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था और वहीं पर इसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि कन्नौज के शासक जयचंद के द्वारा गौरी से कहा गया था कि अगर तुम पृथ्वीराज चौहान को हरा दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए अपनी सेना का गठन करिए, मैं आपका साथ दूंगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर ऐसा क्यों कहा? यह बात बच्चों के दिमाग में बड़ी उपज करती है कि आखिरकार जयचंद के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण कर लिया गया था स्वयंवर से। इस वजह से जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी थी और साथ देने का वादा किया था। मगर ऐसा हुआ नहीं कि जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया और यहीं पर गौरी के द्वारा 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है और इसी को कहा जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। और इसी चंदावर के युद्ध में, इस चंदावर के युद्ध में गौरी की जीत होती है और इसी रण क्षेत्र में, इसी युद्ध क्षेत्र में जयचंद को गौरी परास्त कर देता है और यहीं पर इसकी हत्या हो जाती है। आगे क्या होता है कि जब गौरी 1194 ईस्वी में
पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेकर चला गया, तो पुनः यह 1205 में यह एक बार भारत आया। यह जब भारत में आया तो भारत में आकर इसने 1205 में एक खूंखार जाति जो कि उस क्षेत्र में मिलती थी, खक्कर, सिंध वाले एरिया में देखने के लिए अधिक संख्या में मिलती थी, खक्कर जाति के विरुद्ध इसने 1205 में एक अभियान किया और खक्कर जाति पर आक्रमण किया। यहां पर देखा जाए तो इसके द्वारा 1205 में गौरी ने 1205 में गौरी ने खोखर या खक्कर, एक ही नाम है, खोखर जाति के विरुद्ध आक्रमण किया। खोखर जाति के विरुद्ध आक्रमण किया और इस आक्रमण में गौरी ने बड़ी बेरहमी से इस खोखर जाति का नरसंहार किया। और कहा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कुछ जाने भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं जाने, कुछ समझना भी नहीं जाने, उनका भी नरसंहार किया। बड़ी संख्या में महिलाओं की इज्जत लूटी गई, महिलाओं का नरसंहार किया गया। तो जब इसने ऐसा नरसंहार 1205 में किया, 1205 में जब इस अभियान को कर इस आक्रमण को करके जब गौरी यहां से वापस जा रहा था, तो ये रास्ते में ये नमाज पढ़ रहा था। यानी 1206 में जब ये वापस गया, 1206 में जब ये वापस गया तो नमाज पढ़ते समय इसी खोखर जाति के सरदारों ने कैंप के अंदर घुसकर गौरी की हत्या कर दी, यानी गला काट दिया। गौरी की हत्या कर दी किसने? खोखर जाति के सरदारों ने गौरी की हत्या कर दी। तो 1206 में गौरी की हत्या हो जाती है और इसी समय गौरी की हत्या के बाद एक इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी को संभालता है और हमेशा सिपह सालार बनकर ही वो शासन करता है। गौरी की हत्या के बारे में अगर बात की जाए तो दो साक्ष्य मिलते हैं कि 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। जब गौरी की हत्या कर दी गई तो खोखर जाति के सरदारों के द्वारा की गई, क्योंकि एग्जाम में यही माना गया है कि खोखर जाति के सरदारों के द्वारा ही गौरी की हत्या की गई वापस लौटते समय। लेकिन चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासों में कुछ अलग ही बात बताता है और उसमें कहा जाता है कि एक बार चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए, क्योंकि चंद्रवरदायी जो था वो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था, और कहा जाता है कि चंद्रवरदायी इसी पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए गौरी के पास जाता है और गौरी से वहां जाकर कहता है कि तुमने जिस योद्धा को अपनी कैद में रखा है, क्या आप जानते हैं कि वह योद्धा शब्दवेदी बाण चलाने में भी निपुण है? ऐसी बात सुनकर गौरी हंसने लगा और कहा कि वो अंधा क्या जाने शब्दवेदी बाण चलाना। चंद्रवरदायी के द्वारा गौरी से कहा गया कि अगर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप एक बार इससे बाण चलवा के देखें, जो शब्दवेदी बाण चलाना जानता है। इसी चंद्रवरदायी की बात मानकर गौरी ने आज्ञा दी और कहा कि अभी पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाए और उसकी एक परीक्षा ली जाए। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को वहां पर बुलाया गया तो चंद्रवरदायी के द्वारा जाके पृथ्वीराज चौहान के गले लगा गया और वहीं पर गले लगते हुए चंद्रवरदायी ने कहा कि ध्यान से सुनिए, 4 बांस 40 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर चौहान है मत चूके सुल्तान। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जब ऐसा कहा गया तो उसको पूरा एक एरिया बता दिया गया और जैसे ही गौरी ने आदेश दिया, तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान की अपना एक
तीर लगाया, एक बाण दिया जो कि शब्दवेदी बाण चलाना जानता था। जैसे ही बाण मारा और वहां से सिंहासन से नीचे गिरकर गौरी की हत्या हो गई। जैसे ही गौरी की हत्या होती है उसके उपरांत चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में गले लगकर एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक लेते हैं और उनकी भी यहाँ पर हत्या हो जाती है। और अंततः आज आपका मोहम्मद गौरी वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। कल हम चर्चा करेंगे एक बार पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है एक बार उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।